गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट निकली है ऑफिसर्स कैटेगरी की, उसकी बात करेंगे। उसमें 3 कैटेगरी में आपके रिक्रूटमेंट है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021, एक एनसीसी स्पेशल एंट्री और एक मेट्रोलॉजी एंट्री, जो कि जुलाई 2022 कोर्स के लिए कमेंसिंग है। तो इसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, क्या उसकी फीस है, क्या उनकी लास्ट डेट है, उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होंगे, आगे इंटरव्यू कब है, मेडिकल फिजिकल, और आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप मेरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने FCAT 2019 ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया, तो आप मेरी स्ट्रेटजी जान सकते हैं कि मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया, क्या मेरी प्रिपरेशन थी। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे। 1 जून 2021 से, और इसकी क्लोजिंग डेट क्या है, 30 जून 2021। 1 जून से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 30 जून 2021 इसकी क्लोजिंग डेट है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन भी नहीं आया, वो भी आपको 1 जून को इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसी क्या क्या है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें वैकेंसी थी फ्लाइंग ब्रांच के लिए थी 96 वैकेंसी, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की थी। इसमें 2 कमीशन होते हैं, एक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और एक होता है परमानेंट कमीशन। तो ये अलग अलग वैकेंसी है, उन दोनों के लिए। एसएससी के लिए अलग है, पीसी के लिए अलग है, आप चेक कर सकते हैं। ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, ये नॉन टेक्निकल की, ये फ्लाइंग ब्रांच की, ये मेट्रोलॉजी ब्रांच की अलग अलग वैकेंसीज है। और ये वैकेंसी टेंटेटिव है, इनमें फेरबदल हो सकता है, वो भी आपको बिना बताए, क्योंकि कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा। ये उनके आगे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग स्लॉट कितने अवेलेबल है, एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी जुलाई 2022 में वहाँ पर रह सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी में चेंज हो सकता है। फिर इसके 2 कमीशन होते हैं। मेंस के लिए तो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों होते हैं, और वुमेंस के लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। उसके बाद इनकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये 1 जुलाई 2022 से आपके मेजर की जाएगी। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इनके लिए आपकी एज 20 से 26 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। फिर इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 10+2 लेवल में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए थी, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री 3 साल की, मिनिमम मार्क्स उसमें 60%, या फिर BE या BTech 60% मार्क्स के साथ, या फिर एक एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी का एग्जाम होता है, उसमें आपको A या B एग्जामिनेशन सिलेक्शन आपके क्लियर होना चाहिए, या फिर 60% मार्क्स किसमें होने चाहिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में। ये तो थी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। बाद में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल में आपकी 2 होती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, एक होती है आपके मैकेनिकल। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में बीटेक होना जरूरी है, और वो भी जो ब्रांच यहाँ मेंशन कर रखी है उनमें। और 10+2 लेवल में, 10+2 लेवल में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ। और 4 ईयर डिग्री किसमें, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। और ये दोनों नहीं हो तो आपके पास इस एग्ज़ाम के एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का A और B सेक्शन आपके क्लियर होना चाहिए। तो ये ब्रांच इसमें मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल ये दोनों ही नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो बाकी की ब्रांच वाले अपनी अपनी ब्रांच ढूंढ लो और देख लो कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ये सारी ब्रांच है इसमें। उसके बाद बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल की। इसमें मैकेनिकल से रिलेटेड सारी ब्रांच है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी थी वो सेम थी जो उसमें थी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए
एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक। ये पोस्ट पे लगभग सारे कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है जिन्होंने 10+2 कर रखी हो और ग्रेजुएशन में कोई एक डिग्री हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आपके पास बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी हो, बीटेक, सारी इसमें एलिजिबल है और 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। और अकाउंट्स ब्रांच एक और है, उसमें आपके पास 10+2 लेवल में तो किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉमर्स हो, लेकिन ग्रेजुएशन में कॉमर्स से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर मैनेजमेंट स्टडी में बैचलर डिग्री हो या फिर बिजनेस स्टडी में हो या फिर क्वालिफाइड होनी चाहिए सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए में या फिर बीएससी होनी चाहिए आपके फाइनेंस में। तो ये अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक तो होता है एफकेट का, एक होता है ईकेटी का। ईकेटी एग्जाम सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, टेक्निकल वालों के ईकेटी होता है, बाकी सारी पोस्ट पे एफकेट एग्जाम होता है और टेक्निकल वालों के ये दोनों एग्जाम होते हैं। तो एफकेट का सिलेबस क्या है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे 300 मार्क्स के, और ईकेटी में आपको 45 मिनट मिलेंगे और मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे। इनमें 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। फिर बात करते हैं इनका मीडियम क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम में होगा। मार्किंग स्कीम, 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स और 1 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपके कट जाएगा, अनअटेम्प्टेड के लिए 0। फिर सिलेबस देखते हैं। तो एफकेट एग्जाम के लिए इंग्लिश का सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेज, जो कि एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल इन एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है, वही इंग्लिश यहाँ भी है। जनरल अवेयरनेस भी वही सेम है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके एसएससी का 50% सिलेबस में नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में, और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में वर्बल स्किल और स्पेशल एबिलिटी, फिगर वगैरह से रिलेटेड होती है। और इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, मैथ्स का स्टैंडर्ड, न्यूमेरिकल एबिलिटी का तो मैट्रिक लेवल का रहेगा और बाकी के तीनों सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लेवल का इनका स्टैंडर्ड रहेगा। तो सिलेबस देख के ये एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है, पेपर क्लियर करना काफ़ी आसान है। आप थोड़ी बहुत तैयारी से ही ये पेपर आसानी से क्लियर कर पाओगे, लेकिन आगे इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। फिर आपके एग्ज़ाम के बाद एएफएसबी में इंटरव्यू होता है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। उसमें स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है और ये सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या होगा कि फर्स्ट डे आपके ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, साथ में पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट भी कंडक्ट होगा। जो भी इसमें डिस्क्वालीफाई हुआ उसको वापस भेज दिया जाएगा, और जो इसमें क्वालिफाई होगा उनके लिए डॉक्यूमेंट चेक होगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा स्टेज 2 में, और उसके बाद 3-4 दिन आपके ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज चलती रहेगी। तो 5 दिन का इनका इंटरव्यू होता है, और जो भी फर्स्ट डे बार हो गया उसको बाहर वापस भेज दिया जाएगा। बाकी स्टेज 2 5 दिन तक, उसके बाद आप रिकमेंडेड हो गए तो आपको आगे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और रिकमेंडेड नहीं हुए, स्क्रीन आउट हो गए तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए है। इसके बाद आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एएफएसबी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा, एसी थर्ड ईयर या फिर एसी चेयर कार या फिर नॉर्मल बस फेयर आपको, जो कि शॉर्टेस्ट रूट का होगा, वो आपको मिल जाएगा। ये बात तो थी इनके प्रोसीजर की। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। ये सिलेबस है एफकेट का, ईकेटी का अलग है। ईकेटी का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ईकेटी का सिलेबस है, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे अलग अलग ब्रांच के लिए। जैसे अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो तो ये है, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो तो ये सिलेबस आपके लिए है।
जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो ये सिलेबस आसान है। आप कुछ नहीं, सिर्फ मॉक लगा दीजिए। 8 से 10 मॉक अगर आप 5-6 दिन के गैप से लगाओगे तो सफिशिएंट है इस पेपर के लिए, आप इजीली इसको क्लियर कर पाओगे। और जिन्होंने अभी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए ये है कि आप इंग्लिश, एक बुक आती है नीतू सिंह, उससे ग्रामर कवर करो, फिर आप मॉक लगाओ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नॉर्मल इंग्लिश इसमें पूछी जाती है, आप इजीली कर सकते हो। नीतू सिंह के साथ में आपके यहाँ पर वोकैब का पार्ट भी आता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग और वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेजेज। ये पार्ट मैक्सिमम पोर्शन इसका ही होता है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट पढ़ लो, सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए ये तो बहुत छोटा सिलेबस है, आप अगर अच्छा बैकग्राउंड है आपका मैथ्स में तो आप आसानी से सिर्फ मॉक के बेसिस पे सिलेबस कवर कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं हो पाता है आपसे तो आप RS अग्रवाल या फिर किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज बुक आती है एसएससी के लिए, उससे आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी आप मॉक से कर सकते हो, या फिर अरिहंत की एक बुक आती है FCAT की, उसमें ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आसान सिलेबस है, आप इजीली इसे कवर कर सकते हो। और इसका पोर्शन क्या क्या रखता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हर एग्जाम में इनका चेंज होता है, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 का जो सेकंड पेपर था उसमें 25 क्वेश्चन तो इंग्लिश के थे, 25 जीके के, 18 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 32 क्वेश्चन रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के थे। तो ये इसका पोर्शन रहता है, चेंज भी कर सकते हैं, या इंग्लिश के 30 करके ये 15 भी कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करें कि इंग्लिश तो आपको अच्छी करनी ही है, मिनिमम 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इनके बेसिस पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके और भी कोई डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपका उसको जवाब दूंगा। और फॉर्म कैसे भरना है वो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा, जिसके बेसिस पे आपको फॉर्म भरने के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।